अगर आप भी जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं अपने क्लाइंट्स की, तो आपने एक चीज जरूर ऑब्जर्व की होगी कि काफी सारे क्लाइंट के केस में इनपुट क्रेडिट लेजर के अंदर एसजीएसटी का बैलेंस हमेशा ज्यादा रहता है। क्या उसका रीजन होता है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में ये भी डिस्कस करेंगे आईटीसी क्लेम, आईटीसी यूटिलाइजेशन, आईटीसी सेट ऑफ के रूल्स, इन सब में डिफरेंस क्या होता है और जो आईटीसी सेट ऑफ रूल्स होते हैं वो क्या बोलते हैं। साथ ही में आईटीसी रिवर्सल कैसे किया जाता है। इन सभी चीजों पर प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट जो है वो आज आपको देने वाला हूं। हे गाइस, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। विदाउट एनी फर्दर डू सीधा स्क्रीन पर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। कई सेशन स्टार्ट करने से पहले नवरात्रे चल रहे हैं और हमारे सभी कोर्सेज पर चल रहा है 10% का फ्लैट डिस्काउंट। आपको कूपन कोड अप्लाई करना है माँ, नवरात्रों तक ये ऑफर रहेगा, तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए। जिस कोर्स में भी आप इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए गाइस, डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईटीसी अवेलेबिलिटी, आईटीसी क्लेम करना, आईटीसी यूटिलाइज करना, सेट ऑफ के रूल्स क्या बोलते हैं और आईटीसी रिवर्स करना। ये सारी टर्म ऐसी हैं जो अगर आप लॉ पढ़ने के लिए जाएंगे तो अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग टर्म देखने के लिए मिलती हैं। सबसे पहली जो टर्म आती है वो आती है आईटीसी अवेलेबल। नाउ आईटीसी अवेलेबल अगर आप देखेंगे तो आईटीसी अवेलेबल का मतलब ये होता है कि आपने कोई आइटम परचेज किया, आपने कोई एक्सपेंस किया और आपको जो है आईटीसी आपकी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, तो आईटीसी अवेलेबल जो होता है बेसिकली, अगर जीएसटी पोर्टल की मैं बात करूं तो आपकी दो स्टेटमेंट से आपको पता चलता है कि व्हाट इज द आईटीसी अवेलेबल, आपके पास कितना आईटीसी है। यहां पर आपकी जीएसटीआर 2A अगर आप देखेंगे और जीएसटीआर 2B अगर आप देखेंगे तो ये दो रिटर्न्स आपको बताती हैं कि आईटीसी कितना अवेलेबल आपके पास है। नाउ एक चीज ध्यान रखिएगा, आईटीसी अवेलेबल का मतलब ये नहीं होता कि आप एलिजिबल हैं पूरा का पूरा आईटीसी क्लेम करने के लिए। हो सकता है आईटीसी अवेलेबल में फूड एंड रिफ्रेशमेंट का बिल भी आ रहा हो, आपने अपने स्टाफ को फूड एंड रिफ्रेशमेंट जो है वो खिलाया, उसका बिल भी 2A 2B के अंदर आ रहा हो, तो अवेलेबल के अंदर तो वो आ रहा होगा। बट क्वेश्चन इज, क्या आप एलिजिबल हैं उस आईटीसी को क्लेम करने के लिए? आंसर इज नो, यू आर नॉट एलिजिबल टू क्लेम दैट आईटीसी। तो जब बात आती है आईटीसी क्लेम करने की, तो वही आईटीसी क्लेम किया जाता है जो आईटीसी के लिए आप एलिजिबल हो एज पर जीएसटी रूल्स, जीएसटी एक्ट, जीएसटी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। जिस आईटीसी के लिए आप एलिजिबल हैं, आप वही आईटीसी क्लेम करते हैं। आईटीसी जो क्लेम किया जाता है वो किया जाता है जीएसटीआर 3B के अंदर। जीएसटीआर की रिटर्न होती है जीएसटीआर 3B, जिसके अंदर आईटीसी क्लेम करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आईटीसी अवेलेबल आ रहा है 2 लाख रुपए का, आपने अपनी जीएसटीआर 3B के अंदर 0 डाला, तो आईटीसी कितना क्लेम किया आपने? इवन दो आपके पास अवेलेबल है आईटीसी 2 लाख रुपीस का, बट आपने वो आईटीसी क्लेम नहीं किया है। और जब तक आप क्लेम नहीं करोगे, आप उस आईटीसी को यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। क्लेम कैसे किया जाता है? जीएसटीआर 3B की टेबल 4 होती है, मैं आपको शो कर देता हूं पोर्टल पे जाकर के। हवाई बातें शायद समझ में ना आए अच्छे से। सो जीएसटी पोर्टल पे आप जाएंगे, आजकल तो देखो टेबल नंबर 4 में ऑटोमेटिकली डेटा आ जाता है जीएसटीआर 2A से 2B से, लेकिन उस ऑटोमेटिक डेटा को भी आपको चेक करना होगा। हो सकता है उसके अंदर, क्योंकि 2A के अंदर आईटीसी अवेलेबल जो है वो आईटीसी है, 3B में आपको लेना है आईटीसी जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। नाउ यहां पर टेबल 4 में आप आईटीसी क्लेम करते हैं। क्वेश्चन इज, हो सकता है कोई ऐसा आईटीसी हो जिसके लिए आप एलिजिबल ही ना हो, वो आईटीसी आपको टेबल 4 के अंदर से रिमूव करना होगा, उस आईटीसी को रिवर्स करना होगा, उसे बोला जाता है आईटीसी रिवर्सल। और जो एलिजिबल आईटीसी है, खाली वही आईटीसी आप टेबल नंबर 4 में क्लेम कर सकते हो। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन काफी बार आता है। और जाते जाते इस सेशन के लास्ट में मैं आपको सेट ऑफ के रूल्स भी बताऊंगा, जो आपको इसके बाद टेबल आती है टेबल 6.1, वहां पर जो दिक्कत आती है उसके भी मैं बहुत सारे एग्जांपल लेकर के आया हूं, तो आपको आईटीसी से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल दिक्कतें आती हैं वो अब नहीं आएंगी। चलिए सर, टेबल नंबर 4 के अंदर चलते हैं। टेबल 4 की हेडिंग अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा एलिजिबल आईटीसी। टेबल 4 में जो आईटीसी आप क्लेम करेंगे, एलिजिबल आईटीसी जो है वो टेबल 4 के अंदर वो आपको क्लेम करना होता है। यहां पे देखिए पार्ट ए के अंदर क्या आएगा? आईटीसी अवेलेबल। ध्यान रखिएगा, आईटीसी अवेलेबल जो आता है वो कहां से आता है? जीएसटीआर 2A या 2B से आता है। वैसे आजकल 2A और 2B दोनों रिटर्न में आपका अवेलेबल आईटीसी होता है, तो टेबल 4 के अंदर 2B से ऑटो पॉपुलेट होकर के आ जाता है पार्ट ए के अंदर अवेलेबल आईटीसी। बट अवेलेबल आईटीसी में से जो रिवर्सल है वो आपके माइनस होते हैं। एक पॉइंट में क्लैरिफाई कर देता हूं,
एक क्रेडिट नोट का भी रिवर्सल होता है। जो दूसरी पार्टी आपको क्रेडिट नोट देती है, जो आप परचेज रिटर्न करते हैं, मैं अगर टू द पॉइंट बताऊं, आपने कोई परचेज की तो आपको उसका इनपुट मिल गया, लेकिन जब आप परचेज रिटर्न करते हैं तो दूसरी पार्टी आपको क्रेडिट नोट इशू करती है। उसकी जो एडजस्टमेंट होती है वो यहीं पर होती है पॉइंट नंबर 5 के अंदर, ऑल अदर आईटीसी के अंदर, और उसके बाद ही वैल्यू आपकी यहां पर आती है और उसमें से आईटीसी रिवर्सल किया जाता है। अब रिवर्सल कौन कौन सा आईटीसी का होता है, एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था रिफ्रेशमेंट का, जो कि कवर होता है सेक्शन 17(5) के अंदर। अगर वो आईटीसी आपके केस में आ रहा है तो आपको रिवर्सल करना है कहां पर, पॉइंट नंबर 1 देख रहे हो आप, यहां पे आपको मिल जाएगा एज पर रूल 38, रूल 42, 43, यहां पर अपोर्शनमेंट होता है आईटीसी का, जो आप नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज के लिए अगर आप जो है सप्लाई कर रहे हो तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का आपको कॉमन क्रेडिट्स का अपोर्शनमेंट करना होता है रूल नंबर 42 एंड 43 के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा सेक्शन 17(5) का हम सभी को पता है, जो ब्लॉक क्रेडिट्स होते हैं, जीएसटी जो है वो सभी केसेस में इनपुट अलाउ नहीं करता है। कुछ सिनेरियो में ब्लॉक क्रेडिट्स भी वो जो है आपके होते हैं, जैसे मैंने आपको एक रिफ्रेशमेंट का, फूड एंड रिफ्रेशमेंट का एग्जांपल दिया। इसी तरीके से काफी सारे केसेस में आपका ब्लॉक क्रेडिट होता है। तो अगर आपका ब्लॉक क्रेडिट है तो वो आपका यहां पर माइनस किया जाएगा। एंड ब्लॉक क्रेडिट के बाद कोई और रिवर्सल अगर आपका रहता है, इसके अलावा कोई और रिवर्सल आपको करना है तो वो आप यहां पर रिवर्सल कर सकते हैं। और उसके बाद में जो आपका नेट आईटीसी अवेलेबल जो आता है A-B, इसको बोला जाता है आईटीसी जो कि जिसके लिए आप एलिजिबल हो और ये आईटीसी आप क्लेम कर रहे हो। यहां पे जो फिगर्स आती है ना, ये फिगर्स होती हैं उस आईटीसी की जो आपने क्लेम किया जीएसटीआर 3B के अंदर। तो आपको समझ में आए होंगे 2 पॉइंट्स कि किस तरीके से आपको आईटीसी क्लेम करना है, किस तरीके से आईटीसी रिवर्स करना है। ये दोनों ही काम किए जाते हैं जीएसटीआर 3B की टेबल बताइए मुझे जल्दी से, अभी हम पढ़ के आए हैं। टेबल नंबर 4 के अंदर हम क्या करते हैं, इसको, ये दोनों काम करते हैं, आईटीसी क्लेम और आईटीसी रिवर्सल। ठीक है, आईटीसी क्लेम और आईटीसी रिवर्सल जैसे ही आप करोगे क्या होगा, जैसे ही आप यहां पर कंफर्म करोगे, कंफर्म करते ही आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर ये एंट्री चली जाएगी और जो आपका पुराना क्रेडिट लेजर का बैलेंस होगा उसमें ये वाला क्रेडिट ऐड हो जाएगा। बात को समझो किस तरीके से प्रैक्टिकल काम होता है। जैसे ही आपने यहां पर डाला, इसका मतलब आपने आईटीसी क्लेम कर लिया। जैसे ही आपने कंफर्म किया टेबल 4 के अंदर, इसका मतलब आपने आईटीसी क्लेम कर लिया। और जो आईटीसी आप क्लेम करते हो जीएसटी पोर्टल पे, वो कहां जाता है, जीएसटी पोर्टल का एक लेजर होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, उसके अंदर एक एंट्री ट्रांसफर होती है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस आपका जीएसटी पोर्टल पे बढ़ जाता है। ठीक है, सो इस तरीके से आप आईटीसी क्या करते हो, क्लेम करते हो। 2 चीजें आप समझ गए, पहला आईटीसी अवेलमेंट क्या होता है, अवेलेबल आईटीसी क्या होता है, दूसरा आईटीसी क्लेम किस तरीके से किया जाता है जीएसटीआर 3B के अंदर। ये बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछ ले जाते हैं, मैं भी अपने स्टूडेंट से पूछ लेता हूं ये क्वेश्चंस, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, पर इन बेसिक्स का आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बारी आती है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की, आईटीसी यूटिलाइजेशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आईटीसी क्लेम में और आईटीसी यूटिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। इंटरेस्ट जो लगाया जाता है वो आईटीसी क्लेम पे लगाया जाता है या यूटिलाइजेशन पे लगाया जाता है। इसका आंसर आप मुझे देंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। जो इंटरेस्ट लगता है गलत आईटीसी के ऊपर, मान लीजिए जो आपने आईटीसी एक्स्ट्रा अवेल कर लिया या जो एक्सेस आईटीसी जो आपने लिया, वो किस अमाउंट के ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे, आईटीसी जो आपने क्लेम किया उसके ऊपर या जो आईटीसी आप यूटिलाइज करेंगे उसके ऊपर। सर ये बता तो दो आईटीसी यूटिलाइजेशन होता क्या है। चलिए अब समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही आप क्या करोगे, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करोगे तो वहां पे यूटिलाइज होता है। यूटिलाइज का मतलब ये होता है कि आप जो है, जो आईटीसी आपके पास है उसको यूटिलाइज करेंगे। अब आईटीसी का यूटिलाइजेशन कैसे होता है, आपकी टैक्स लायबिलिटी की पेमेंट के लिए आईटीसी का यूटिलाइजेशन किया जाता है। आप अगर नाम पढ़ोगे, नाम से भी चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं। तो हम करने जा रहे हैं आईटीसी यूटिलाइजेशन, बट मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए, इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट किया जाएगा, उस आईटीसी पे जो आपने यूटिलाइज किया या उस आईटीसी पे जो आपने क्लेम किया। ठीक है, मुझे आंसर देना। आ जाओ, यूटिलाइजेशन के लिए आपको यहां सेव करना पड़ेगा, टेबल, नेक्स्ट टेबल पे जाना पड़ेगा, प्रोसीड टू पेमेंट पे जाएंगे। टेबल नंबर 6.1 आती है पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, पेमेंट ऑफ टैक्स में आपका कैश लेजर बैलेंस आ जाएगा, क्रेडिट लेजर बैलेंस आ जाएगा और नीचे जाएंगे तो यहां पे आपका आईटीसी का यूटिलाइजेशन होगा। मतलब जितनी आपकी टैक्स लायबिलिटी है, टैक्स लायबिलिटी में से आईटीसी आपका यूटिलाइज किया जाएगा।
अब यूटिलाइज किस तरीके से आईटीसी होता है उसके लिए आपको समझने पड़ेंगे आईटीसी के सेट ऑफ के रूल्स। यूटिलाइजेशन एंड सेट ऑफ के रूल होते हैं। यूटिलाइजेशन कौन सी टेबल में होता है, पहले तो ये आंसर दीजिए। जीएसटीआर 3B की टेबल होती है 6.1, जहां पर आईटीसी का यूटिलाइजेशन एंड सेट ऑफ भी यही किया जाता है। जीएसटीआर 3B की टेबल नंबर 6.1 के अंदर किया जाता है यूटिलाइजेशन एंड सेट ऑफ। अब समझिए यूटिलाइजेशन एंड सेट ऑफ के रूल्स को जरा ध्यान से समझिएगा कि सेट ऑफ और यूटिलाइजेशन के रूल्स क्या बोलते हैं जीएसटी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। वैसे अगर ये आप डिटेल में सीखना चाहते हो ना, मेरा 7 आवर्स का एक कंप्लीट सेशन आईटीसी के जो है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आईटीसी फिनटेक्स प्रो डाल दीजिएगा, मेरा 7 आवर का पूरा कंप्लीट सेशन है, उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, आज तो मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे फोकस ज्यादा कर रहा हूं। सेट ऑफ के रूल समझिए। सबसे पहले है आपका जो यूटिलाइजेशन है उसकी प्रायोरिटी क्या होगी। प्रायोरिटी का मतलब है प्रेफरेंस भी बोल सकते हो आप, प्रायोरिटी भी बोल सकते हो। सबसे पहले कौन सा आईटीसी आप यूटिलाइज करोगे। आपके पास 3 तरीके के आईटी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होते हैं। एक आईजीएसटी, दूसरा सीजीएसटी और लास्ट है एसजीएसटी। अब ये बहुत ही सिंपल है। जब आप किसी दूसरे स्टेट से परचेज करोगे, मैं दिल्ली में रहता हूं और मैंने उत्तर प्रदेश के एक सप्लायर से गुड्स जो है वो परचेज किया, तो वहां पर आईजीएसटी लग के आएगा मेरे इनवॉइस के ऊपर। दूसरी तरफ अगर मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली के किसी पर्सन से मैंने जो है परचेज किया, रजिस्टर्ड पर्सन से, तो वो मुझको एसजीएसटी और सीजीएसटी लगा करके देगा। तो ठीक है, मेरे पास आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी ये तीनों चीज आ सकती हैं। अब बात आती है कि सर आप मुझे एक चीज बताइए, इसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। मेरे पास 1 लाख का आईजीएसटी का इनपुट भी पड़ा हुआ है, 1 लाख का सीजीएसटी का इनपुट पड़ा हुआ है और 1 लाख का एसजीएसटी का इनपुट पड़ा हुआ है। मेरी टैक्स लायबिलिटी जो आ रही है वो 10,000 आ रही है। 10,000 का आईजीएसटी, 10,000 मतलब सेल नहीं हुई, मतलब मैंने माल स्टॉक किया। सर्दी आ रही है, सर्दी के लिए मैंने क्या किया, मैंने ऑर्डर दे दिए खूब सारे। अभी सेल नहीं हुई है, अभी अक्टूबर चल रहा है, सेल मेरी दिसंबर जनवरी में स्टार्ट होगी। तो अभी तो मेरी नॉर्मल 10,000 का ये टैक्स बन रहा है, बस थोड़ा थोड़ा। मैंने स्टॉक परचेज कर लिया, स्टॉक परचेज कर करके रख लिया अपने पास, जिससे कि मैं सर्दियों में बेच सकूं। बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कोई हवाई बात तो चल नहीं रही। क्वेश्चन ये आता है कि 10,000 का आईजीएसटी बना, 10,000 का सीजीएसटी, 10,000 का एसजीएसटी, और मेरे पास इनपुट इतना सारा पड़ा है। मुझे बताओ कौन सा आईटीसी सबसे पहले यूज किया जाएगा। यहां पर सबसे पहले जो यूज किया जाएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, आईजीएसटी का इनपुट। आईजीएसटी का इनपुट सबसे पहले यूज किया जाएगा। दूसरी प्रेफरेंस, उसके बाद आपको एग्जॉस्ट करना होता है सीजीएसटी का इनपुट, सीजीएसटी का इनपुट। और तीसरी प्रेफरेंस आपके लास्ट जो बची वो बची एसजीएसटी। अब इसको तो आप प्रेफरेंस बोल लो, या जो बैलेंस बच गया वो एसजीएसटी का इनपुट होगा। ओके सर, आप प्रायोरिटी समझ गए। अब देखो प्रायोरिटी का सिंपल सा मतलब ये है, जब तक आपका आईजीएसटी का इनपुट पूरा एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, पूरा खत्म नहीं हो जाता, तब तक आप सीजीएसटी का इनपुट यूज नहीं कर सकते। दूसरा, जब तक आपका सीजीएसटी का इनपुट आईजीएसटी का खत्म हो जाएगा सबसे पहले, उसके बाद आप यूज करोगे सीजीएसटी के इनपुट को। जब आपका सीजीएसटी का इनपुट पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप यूज कर पाओगे एसजीएसटी के इनपुट को। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, सेट ऑफ किस तरीके से होता है। सेट ऑफ के रूल्स भी आपको पता होने चाहिए। आईजीएसटी का जो इनपुट होता है, आईजीएसटी के इनपुट का बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट हो जाएगा। आई आपका आई से भी एडजस्ट हो जाता है, आई आपका सी से भी एडजस्ट हो जाता है, आई आपका एस से भी एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो आई का जो इनपुट होता है वो तीनों की टैक्स लायबिलिटी को एग्जॉस्ट मतलब खत्म कर देता है, आईजीएसटी को भी, सीजीएसटी को भी और एसजीएसटी को भी। दूसरी बात आती है सीजीएसटी का इनपुट। तो जी सीजीएसटी का इनपुट जो होता है वो पहले वो सी से भी एडजस्ट हो जाएगा आपका, वो आपका आई से भी एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन इंटर हेड एडजस्टमेंट नहीं होती है। यानी सेंट्रल का जो इनपुट है वो स्टेट के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से आपका एडजस्ट नहीं हो पाएगा। और इसी तरीके से एसजीएसटी के जब इनपुट की हम बात करते हैं तो एसजीएसटी का इनपुट आपका एसजीएसटी से एडजस्ट हो जाएगा और आईजीएसटी से एडजस्ट हो जाएगा, बट सेंट्रल से एडजस्ट नहीं होगा। तो ये दोनों क्रॉस नहीं करते हैं, सेंट्रल और स्टेट एक दूसरे की लायबिलिटी को नहीं एग्जॉस्ट करते हैं। हाँ, आईजीएसटी को जरूर एग्जॉस्ट कर लेंगे।
ठीक है। इसीलिए आईजीएसटी का जो इनपुट माना जाता है उसको बहुत ही अच्छा माना जाता है, बिकॉज वो तीनों ही लायबिलिटी को क्या करता है, एग्जॉस्ट करता है। बट उन लायबिलिटी को एग्जॉस्ट करते टाइम आपको ये प्रेफरेंस जो है उसका ध्यान रखना है। इनपुट टैक्स जो आईजीएसटी का इनपुट है सबसे पहले वो एग्जॉस्ट करो, उसके बाद सीजीएसटी का इनपुट एग्जॉस्ट करो, एंड लास्ट में आपको एसजीएसटी का इनपुट एग्जॉस्ट करना होता है। नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बात बताई थी कि सबसे ज्यादा आप देखोगे बहुत सारे क्लाइंट के केस में एसजीएसटी भर भर के पड़ा रहता है। उसका रीजन क्या है कि एसजीएसटी इतना सारा हर क्लाइंट के केस में प्रैक्टिकली आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको इस क्लाइंट के केस में दिखाऊं, अब यहां तो पता नहीं होगा नहीं होगा, आई डोंट नो, जैसे दिखा देता हूं। देखो अब यही क्लाइंट ले लो, ये मैंने रैंडमली एक क्लाइंट ओपन किया था और इसका भी आप देख लो, जो बात मैं आपको बता रहा था यहां पर भी एप्लीकेबल हो गई। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आईजीएसटी में 0 है, सीजीएसटी में 0 है, एसजीएसटी में 5187 है, यानी स्टेट का इनपुट टैक्स क्रेडिट यहां पर भी पड़ा हुआ है। तो मतलब हर क्लाइंट में आपको मोस्टली ये देखने के लिए मिल जाएगा कि एसजीएसटी का इनपुट या तो होगा, या कंपेयर करोगे आप तो यहां पर 10,000 है, एसजीएसटी में पड़ा होगा 20,000, 50,000, 1 लाख। तो कंपैरेटिवली एसजीएसटी का बैलेंस हमेशा ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। उसका रीजन जो होता है वो होता है बिकॉज जो यूटिलाइजेशन की प्रायोरिटी है। आप एक चीज समझो, जो चीज जितनी ज्यादा यूटिलाइज होगी उसका बैलेंस उतना ही कम आएगा। ये चीज मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, बट पहले एक बात थियोरेटिकली समझ लो। जो चीज जितनी ज्यादा यूटिलाइज होगी उसका बैलेंस उतना ही कम होता जाएगा ना। आप सबसे पहले आईजीएसटी को यूटिलाइज कर रहे हो, उसका मतलब ये चांसेस है कि आईजीएसटी का बैलेंस सबसे कम रहेगा, कंपैरेटिवली बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है सीजीएसटी, तो सीजीएसटी का बैलेंस उससे कम रहेगा। सबसे कम यूटिलाइजेशन एसजीएसटी का होता है, तो चांसेस ये होते हैं कि एसजीएसटी का जो बैलेंस है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर का, वो सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा अपने हर क्लाइंट के केस में। ठीक है सर, ये सेट ऑफ के रूल्स हो गए, ये प्रायोरिटी हो गई। सर ऐसे थ्योरी में हवाई बातें हमारी समझ से जाती हैं बाहर, हमको तो प्रैक्टिकल समझाओ पोर्टल पे चल के। प्रैक्टिकल पोर्टल की तरह मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स बनाए हुए हैं और इन एग्जाम्पल में हम समझेंगे, मैंने आप 6-7 एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आपको सेट ऑफ या फिर एडजस्टमेंट यहां पर करनी है। ठीक है, आइए सर पहला केस देखिए, केस नंबर 1 हमारा ये है। बैलेंस की पहले बात करते हैं। आईजीएसटी के अंदर 5,000 का बैलेंस है, सीजी 50,000 है, सीजीएसटी में भी 50,000 है, एसजीएसटी में भी 50,000 है। टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप मुझे आंसर देंगे 1,50,000। भाई टोटल आईटीसी तो 1.5 लाख रुपए का है ना। टैक्स पेबल की बात करें, आईजीएसटी 10,000, सीजीएसटी 10,000 और एसजीएसटी 10,000। ये तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल हो गया। अब देखो यहां पे किस तरीके से आपको एडजस्ट करना है। सबसे पहले आपको आईजीएसटी का जो इनपुट है उसको एग्जॉस्ट करवाना पड़ेगा यहां पर। तो आईजीएसटी का इनपुट 50,000 है मेरे पास। सबसे पहले मैं आई को आई से एडजस्ट करा लेता हूं 10,000। ठीक है, उसके बाद आई को सी से करा लेता हूं 10,000 और उसके बाद आई को एस से करा लेता हूं 10,000। ठीक है, एसजीएसटी सीजीएसटी का भी बैलेंस 50,000 है मेरे पास, बट सीजीएसटी की लायबिलिटी मेरी ऑलरेडी आईजीएसटी से क्या हो गई, एडजस्ट हो गई है। सीजीएसटी की लायबिलिटी क्या आईजीएसटी के इनपुट से एडजस्ट हो जाती है? अरे भाई आईजीएसटी के इनपुट से तो सारी टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट हो जाती हैं। बोलिए यस और नो, समझ में आया एग्जांपल में क्या देना चाह रहा हूं? ठीक है सर, तो यहां पर आपका 0 आएगा, यहां आपको कुछ एडजस्ट नहीं करना, यहां भी कुछ एडजस्ट नहीं करना। बैलेंस बताओ कितना बचा? आईजीएसटी में से 50 में से 30,000 आपने एग्जॉस्ट करवा लिए, यूज करा लिए। इसी को बोला जाता है बेसिकली, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं ना, इसी को बोला जाता है यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, यूटिलाइजेशन एंड सेट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? देखो एक हेड का दूसरे हेड से जब आप एडजस्टमेंट कराते हो उसको सेट ऑफ बोला जाता है। आपने आईजीएसटी के इनपुट को सीजीएसटी से एडजस्ट करवाया तो ये सेट ऑफ हुआ। तो यूटिलाइजेशन एंड सेट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये पूरी वर्क जो पूरा काम हम कर रहे हैं इसको बोला जाता है। यानी टेबल 6.1 के अंदर ये काम किया जाता है जीएसटीआर 3B की। टेबल 6.1 के अंदर यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। टेबल 4 ऑफ जीएसटीआर 1 के अंदर, जीएसटीआर 3B के अंदर क्लेम किया जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। और जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 2B या फिर आपकी जो बुक्स है टैली में जो आप अकाउंट बनाते हो उसके अंदर आईटीसी अवेलेबल जो है वो आप बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा कैश में कितना पेबल बचेगा? यहां पर 0। कैश में तो कुछ भी पे नहीं करना, आपकी पूरी लायबिलिटी यहां एडजस्ट हो गई। दूसरा एग्जांपल देखिए जल्दी से। आपके पास आईजीएसटी 0 है,
CGST 50,000 है, SGST भी 50,000 है, टैक्स लायबिलिटी आपकी 10,000 10,000 10,000 आ रही है, तो IGST का बैलेंस तो है ही नहीं। सबसे पहले आपको क्या खत्म करना है अपना, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज मिस कर दी, बैलेंस नहीं बताया ना, तो 50 में से 30,000 20,000 का पहले एग्जांपल में यहाँ बैलेंस बचेगा, 50,000 का यहाँ बैलेंस बचेगा और 50,000 का यहाँ बैलेंस बचेगा। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ सेकंड एग्जांपल में, तो IGST जब मेरा जीरो है तो IGST से तो मैं कुछ एडजस्ट करवा ही नहीं पाऊंगा। देन मेरा CGST बचता है 50,000 रुपये का, तो CGST 50,000, सबसे पहले मैं CGST की लायबिलिटी 10,000 है तो 10,000 ये एडजस्ट करवा लेता हूं। उसके बाद CGST मेरा CGST से हो गया, CGST मेरा IGST से भी हो जाएगा, 10,000 की मेरी IGST की लायबिलिटी है, उसको भी मेरा CGST खा जाएगा। यही वर्ड यूज करते हो आप, कुछ कोई भी वर्ड यूज करो, आपका ट्रीटमेंट सही होना चाहिए। उसके बाद आपका CGST 50,000 है और SGST, क्या CGST SGST से एडजस्ट हो सकता है? यहाँ पे कांटा मार दो, नो नहीं हो सकता सर। ठीक है, तो 50,000 में से 20,000 गया तो कितना बचा बताओ? 30,000। दूसरी तरफ आप देखोगे अब SGST से एडजस्ट हो जाएगा, तो 10,000 मैंने ये एडजस्ट करवा लिया। SGST मेरा IGST से भी हो जाएगा, बट IGST मेरा ऑलरेडी एडजस्ट हो रखा है, IGST मेरा ऑलरेडी एडजस्ट हो रखा है, इसीलिए यहां पर जीरो आ जाएगा, इसीलिए यहां पर जीरो आ जाएगा और यहां पर मेरा क्रॉस आ जाएगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, मुझे पता है एक क्वेश्चन बहुत तेजी से आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर मैं एक काम करता हूं, मैंने जो यहां पर डाला ना ये 10,000 रुपये, मैं इसकी जगह क्या यहां IGST को इससे एडजस्ट करवा लूं? आंसर इज नो, आप नहीं करवा सकते हो। क्यों? जब तक आपके पास CGST के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है तब तक आप ये यहां पर यूज नहीं कर सकते उसका। जब आपका यहां पर अवेलेबल बैलेंस जीरो हो जाएगा तब आप यहां पर SGST का यूटिलाइज करोगे। देखो आपको प्रायोरिटी फॉलो करनी पड़ेगी, मैंने प्रायोरिटी लिस्ट बताई, सबसे पहले आप जीरो करो इसको, ये जीरो हो गया, उसके बाद जीरो करो इसको, उसके बाद जीरो करो इसको, थर्ड वाले पॉइंट को। तो यहां पे आपके पास अगर बैलेंस बचा है तो आपको 10,000 यहीं पर डालना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं SGST से 10,000 ये कर लिया, 10,000 में ये कर लेता हूं, ऐसे नहीं कर पाओगे आप। आपको CGST से ही IGST एडजस्ट करवाना पड़ेगा जब तक CGST के अंदर बैलेंस अवेलेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं आपको, काम करते हो तो जरूर समझ पा रहे होगे मैं क्या चीज बोल रहा हूं। ठीक है, इसको कर देता हूं रिमूव, अभी थोड़ी देर में और डिटेल में समझाऊंगा इस चीज को। आ जाओ, अच्छा बैलेंस बता दो मेरे को कितना बचा। पेबल इन कैश में कितना पेबल है, तो यहाँ जीरो, यहाँ भी 10,000 जीरो, यहाँ भी 10,000 जीरो। बैलेंस बताओ कितना, 50 में से 10 गया, 40,000 का मेरा यहाँ पर बैलेंस बचेगा। एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो चीज जितनी ज्यादा यूटिलाइज होगी उसका बैलेंस उतना ही कम बचता जाएगा। आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आया कभी? मैंने आपको अभी एक लेजर दिखाया 5187 का, मैंने आपको एक लेजर दिखाया, आपके माइंड में कभी ये क्वेश्चन नहीं आया कि भाई CGST और SGST तो हमेशा बराबर होते हैं? क्यों? कोई भी बिल आप परचेज करके ला रहे हो, आपने परचेज किया तो CGST और SGST इक्वल होते हैं ना भाई, जो भी टैक्स है हाफ हाफ होता है, CGST हाफ SGST हाफ। तो ये जादू कैसे हो गया कि SGST के लेजर में आपका बैलेंस पड़ा है, CGST आपका जीरो आ गया? इस जादू का रीजन सेट ऑफ के प्रोविजंस में छुपा हुआ है। सेट ऑफ क्या बोलता है कि आप सबसे पहले IGST को एग्जॉस्ट करवाओ, फिर CGST को एग्जॉस्ट करवाओ। जो चीज जितनी ज्यादा एग्जॉस्ट होगी उतना कम उसका बैलेंस बचता जाएगा। तो यहां पर CGST जो है मेरी 20,000 यूज हो गई है, 20,000, इसीलिए मेरा इसका बैलेंस बच गया 30,000 रुपीज। आप ऊपर देखो मेरा इक्वल है, 50,000 यहां है, 50,000 यहां है, मैंने इक्वल परचेज की, लेकिन सेट ऑफ के रूल्स की वजह से मेरा बैलेंस देख लो बिगड़ गया। 30,000 बचा मेरा CGST में और SGST में मेरा ज्यादा बचा 40,000, क्योंकि SGST का यूज कम हुआ तो उसका बैलेंस ज्यादा बचा। छोटी छोटी टेक्निकल चीजें हैं जो अगर आप एक अकाउंटेंट हो, टैक्स प्रोफेशनल हो, तो आपको पता होनी चाहिए किस तरीके से एडजस्टमेंट होती है, वरना इसी में लोग घूमते रहते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि मेरे पास ना ही तो IGST का बैलेंस है, ना ही मेरे पास CGST का बैलेंस है, मेरे पास ओनली SGST का बैलेंस बचा हुआ है। क्वेश्चन आता है कि IGST तो यहाँ तो 0 इससे तो मैं कुछ एडजस्ट करवा नहीं पाऊंगा, ना ही इससे एडजस्ट करवा पाऊंगा, और एक दिक्कत और आएगी, SGST का भले ही मेरे पास बैलेंस है, उसको मैं सेंट्रल से एडजस्ट नहीं करवा पाऊंगा, तो सेंट्रल से मैं ये भी एडजस्ट नहीं करवा पाऊंगा। मैं 10,000 इसका एडजस्ट करवा पाऊंगा और 10,000 मेरा ये एडजस्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो CGST की लायबिलिटी है 10,000 रुपये की, वो मुझको कैश में पे करनी पड़ेगी। सर कैसी बात कर दी आपने, ये तो बहुत गलत बात हो गई।
जी हाँ, गलत बात हुई और ये सेट ऑफ के प्रोविजंस की वजह से गलत बात हुई। आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है? 30,000 रुपी। आपके पास आईटीसी कितना अवेलेबल है? 50,000 रुपी का। लेकिन फिर भी आपको कैश में पे करने की जरूरत पड़ी है। वाई? बिकॉज एसजीएसटी का इनपुट सीजीएसटी के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट नहीं हो सकता। समझ रहे हो? सेट ऑफ के प्रोविजन इतने भी आसान नहीं है। क्लाइंट तो आके बोलेगा ना भाई मेरे लेजर में पड़ा है 5,000 रुपये, अब मैं यहाँ पे इस क्लाइंट को जाकर ये बोलूँ कि आपको 2,000 रुपये का सीजीएसटी पे करना है। क्लाइंट तो मेरे को आकर ये करके बोलेगा ना मेरे पास 5,000 का जब एसजीएसटी का इनपुट पड़ा हुआ है, 5,000 का इनपुट पड़ा है तो मैं क्यों 2,000 पे करूं? अब उसको ये चीज समझानी पड़ेगी ना भाई, सेट ऑफ के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग एसजीएसटी का इनपुट सीजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट नहीं हो सकता, इसलिए आपको वहां पे करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल पे आइए। फोर्थ एग्जांपल में मेरा आईजीएसटी 20,000 है, सीजीएसटी 5,000 है, एसजीएसटी मेरा 5,000 है और मेरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 10,000 10,000 10,000 है। ठीक है, सबसे पहले आईजीएसटी का जो इनपुट है इसको एडजस्ट करवाइए। तो आईजीएसटी से हो जाएगा सबसे पहले 10,000, ये इसने खा लिया। उसके बाद 10,000 का बैलेंस बचा। 10,000 का बैलेंस आप किस तरीके से करोगे? अब वो आपका ऑप्शन है कि जो इसका बैलेंस बचा ना 10,000 रुपये, उसको सी और एस में किस तरीके से बांटोगे, ये आपकी कॉल है। यहां पर गवर्नमेंट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती है। आप चाहे सी की आउटपुट लायबिलिटी एडजस्ट करवा लो, चाहे एस की करवा लो, चाहे दोनों को इक्वल करवा लो। यहां पे आपको अपना दिमाग लगाना होता है और चेक करना होता है मेरे अदर लेजर की हेड में किसका टैक्स बन रहा है, जिससे मैं टैक्स सेव कर सकूं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखिएगा। 10,000 यहां आ गया, मैं एक काम करता हूं 10,000 बचा, 10,000 में एसजीएसटी से जो एडजस्ट करवा लेता हूं। करवा सकता हूं, बिल्कुल करवा सकता हूं, समझो, ध्यान से समझना। उसके बाद सीजीएसटी से कुछ भी नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि मेरा टोटल 20,000 रुपये एग्जॉस्ट हो गया। यहां पर 20,000 रुपये मेरा क्या हो गया? एग्जॉस्ट हो गया। ठीक है, आईजीएसटी का बैलेंस कितना बचा बताओ? 20 में से 20 चला गया, आईजीएसटी का बैलेंस मेरा 0 बचा। अब बारी आती है सीजीएसटी। तो सीजीएसटी और एस में तो जाएगा नहीं, इसको कट कर दो। 5,000 का बैलेंस है तो कुछ भी नहीं करना, 0 आएगा मेरा यहाँ। क्यों? क्योंकि मेरा ऑलरेडी 10,000 एडजस्ट हो रखा है। और उसके बाद सीजीएसटी आईजीएसटी में भी 0 आएगा बिकॉज ऑलरेडी 10,000 एडजस्ट हो गया। एसजीएसटी में मेरा बचा है 5,000 रुपये, तो मैं एसजीएसटी में 5,000 यहाँ क्लेम कर लूँगा और ये मेरा होगा नहीं एडजस्ट और यहाँ पर मेरा 0 आएगा। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, यहाँ हुआ क्या? 5,000 का मेरा ये बैलेंस बच गया। ठीक है, यहां मेरा बैलेंस 0 बचा। टैक्स अगर कैश में कितना पे करना है? 10,000 में 10,000 गए, 0 आ गया। उसके बाद 10,000 में 10,000 गए, 0 आ गया। 10,000 में से 5,000 गए, 5,000 का एसजीएसटी आपको पे करना पड़ गया। ठीक है, एक मेथड ये हो गया। अब मैं आपको बताने वाला हूं एक टैक्स प्लानिंग क्या है। बस बहुत बेसिक सी चीज है जो कि अगर आप समझ लो तो आप भी छोटी सी टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। बताओ क्या टैक्स प्लानिंग होगी? यहां पर जो मैंने सीजीएसटी के अंदर 10,000 डाल दिया, इसको मैं बाइफरकेट करूंगा सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों में, उस रेशियो में जिससे मुझे कैश में कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ी। हुआ ये कि मेरा सेंट्रल का बैलेंस चढ़ा गया 5,000। अगर मैं सेंट्रल के 5,000 को यहां पे यूज कर लेता, देखो अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां तक आपको समझ में आ गया था। अब मैं ट्रीटमेंट करने वाला हूं इसका चेंज, ध्यान से देखना क्या चेंज करूंगा ट्रीटमेंट। मेरा सेंट्रल के अंदर 5,000 है तो मैं सेंट्रल को 5,000 पहले दे देता हूं। स्टेट में 5,000 है, ये स्टेट में 5,000 दे देता हूं। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल में जरूरत है ओनली 5,000 की और स्टेट में भी जरूरत है ओनली 5,000 की। 20 में से 20 गया, 0 बैलेंस बचा। यहां पर भी 5 में से 5 गया, 0 बैलेंस बचा। यहां भी 5 में से 5 गया, 0 बैलेंस बचा। और ये इससे एडजस्ट हो नहीं पाएगा और एस और सी से एडजस्ट नहीं हो पाएगा। यहां पर हम ले लेंगे 0 और 0। 10,000 में से 10,000 गया, कैश में कितना पे करना है? 0। 5,000 में 5,000 गया, 0। 5,000 में 5,000 गया, 0। यानी मेरा बैलेंस भी 0 बच गया। आईटीसी का बैलेंस जो है वो भी 0 बच गया। मुझे कैश में भी कुछ पे करने की जरूरत नहीं हुई बिकॉज मैंने एक टैक्स ट्रीटमेंट लगाया। मेरा जो ये बैलेंस बच रहा था 10,000, उसको मैंने इक्वल रेशियो में इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिससे मेरा टैक्स जो है मुझे कैश में कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ी। पिछले केस में यह हो रहा था कि मेरा सेंट्रल का बैलेंस 5,000 बच के आ रहा था, जिसकी वजह से स्टेट में पैसा कम पड़ गया और स्टेट में मुझको 5,000 एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत पड़ रही थी। तो कुछ स्पेसिफिक केसेस में आप इस तरीके से टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हो और कैश
अपना जो लेजर को है इसको बोलते हैं आईटीसी को यूटिलाइज करना इन प्रॉपर मैनर, सो दैट आपको कैश में पे करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आपका क्लाइंट हमेशा इसीलिए रोता है कि भाई इनपुट से एडजस्ट करवा लो, कैश नहीं है मेरे पास। आओ नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 5। सारे एग्जांपल अलग अलग हैं इसीलिए मैं बहुत सारे एग्जांपल लेकर के आया हूं आपके लिए। आईजीएसटी में 0 है, सीजीएसटी में 5000 है, एसजीएसटी में 25000 है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 10,000 10,000 10,000। तो यहां तो 0 है तो 0 0 0 ही रहेगा, यहां तो कोई क्वेश्चन नहीं है। बारी आई सेंट्रल जीएसटी की। सेंट्रल टैक्स में 5000 है तो भाई सेंट्रल वाला तो सेंट्रल को दे देगा 5000 अपना, इसने दे दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ 0 आएगा और ये इससे एडजस्ट होगा नहीं तो यहाँ क्रॉस आ जाएगा। फिर स्टेट में पड़ा हुआ है 25,000। अब एक चीज़ आप नोटिस करना कि मेरा इनपुट है 30,000, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 30,000 की है, मेरे पास इनपुट भी 30,000 का है, 25,000 का एसजीएसटी 5,000 का सीजीएसटी, बट तब भी मुझको टैक्स की पेमेंट करनी होगी यहाँ पर, बिकॉज एसजीएसटी में 10,000 पूरा एडजस्ट करवा लूंगा, उसके बाद आईजीएसटी 10,000 में वो भी एडजस्ट करवा लूंगा, बट सीजीएसटी एडजस्ट यहाँ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कितना कैश में पे करना है, आईजीएसटी का कुछ भी पे नहीं करना, एसजीएसटी का कुछ भी पे नहीं करना, जो सीजीएसटी की लायबिलिटी 10,000 की 5,000 एडजस्ट हो गया, खाली 5,000 मुझको यहाँ कैश में पे करना पड़ेगा और 5,000 यहाँ पर आपका बैलेंस आ जाएगा एसजीएसटी के अंदर, ये आपका 0 बन जाएगा। समझिए आप। 5th एग्जाम्पल भी सिंपल सा था। 6th एग्जाम्पल आइए। 6th एग्जाम्पल में आप देखेंगे मेरे पास आईजीएसटी का बैलेंस है 40,000 का, मेरे पास सीजीएसटी का बैलेंस 0 है, मेरे पास एसजीएसटी का बैलेंस 20,000 है, ठीक है। अब इसको किस तरीके से आप सेट ऑफ करेंगे, मेरी आईजीएसटी की लायबिलिटी 30,000 है, सीजीएसटी की लायबिलिटी 10,000 है और एसजीएसटी की लायबिलिटी 10,000 है। सबसे पहले तो आईजीएसटी का इनपुट मैं आईजीएसटी से एडजस्ट कर देता हूँ, 30,000 यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 30,000 मैंने पूरा यहाँ पे एग्जॉस्ट कर दिया। मेरे पास बचा है 10,000 रुपये का बैलेंस, ओनली 10,000 का बैलेंस मेरे पास बचा है आईजीएसटी के अंदर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल दिया था, वहां पर मैंने इक्वल बांट दिया था। अगर आप ये कंसेप्ट बना लोगे ना कि इक्वल बांट देते हैं तो टैक्स बच जाएगा, गलत कंसेप्ट, आपको टैक्स प्लानिंग खुद करनी पड़ेगी। यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ, इक्वल बांट लेते हैं 10,000 को, ठीक है। 5,000 यहाँ कर लेते हैं, 5,000 यहाँ कर लेते हैं, बोलिए राइट और रॉन्ग। 40 में से पूरा का पूरा 40 चला गया, 0 बैलेंस बचा। आईजीएसटी का 0 है तो यहाँ से कुछ एडजस्ट नहीं हो पाएगा, ये 0 ही रहेगा। एसजीएसटी का 20,000 है तो एसजीएसटी सी से तो हो नहीं पाएगा, एसजीएसटी से हो जाएगा 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, और आईजीएसटी ऑलरेडी हो रखा है तो 0 आ जाएगा और आपका बैलेंस बच जाएगा 10,000 का। यहाँ पे आप कैश में कितना पे करना है, 30 में से 30 गया 0, 10 में से 5 गया तो 5,000 और 10 में से ये सॉरी यहाँ पे एक छोटी सी हमने एक दिक्कत कर दी, यहाँ 10,000 क्यों जाएगा, यहाँ 5,000 ही जाएगा ना ओनली, क्योंकि 5,000 तो यहाँ ऑलरेडी है, तो 5,000 ये आ गया, तो 20 में से 5 गया, 15,000 का ये बैलेंस आ गया और ये आपका 0 आ गया, ठीक है। ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आपने इक्वल बांट दिया। आपने ये चीज नोटिस ही नहीं करी कि आपको यहाँ इक्वल नहीं बांटना है। अगर आईजीएसटी का इनपुट बचा है, ये आईजीएसटी का इनपुट अगर मैं पूरा का पूरा सीजीएसटी में यहाँ पर दे दूंगा तो मेरी कैश में जो लायबिलिटी है, कैश में पेमेंट जो है वो बच जाएगी। देखो अब ध्यान से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। सो यहां पे अब आप ध्यान से देखिए, बिकॉज मेरे पास सीजीएसटी 0 है लेकिन सीजीएसटी की लायबिलिटी 10,000 आ रही है, तो मैं एक काम करता हूं, जो मेरा 10,000 बचा ये पूरा का पूरा सीजीएसटी को दे देता हूं, बिकॉज एसजीएसटी के पास तो बैलेंस अपना पड़ा हुआ है, इसकी लायबिलिटी 10,000 है, इसके पास 20,000 का बैलेंस है। भाई एसजीएसटी अपनी लायबिलिटी खुद हैंडल कर लेगा लेकिन सीजीएसटी नहीं कर पाएगा, बिकॉज सीजीएसटी 0 है मेरे पास। तो सीजीएसटी को मैंने आईजीएसटी से दे दिया 10,000 का इनपुट और यहां पर मैं 0 दे पाऊंगा क्योंकि मेरा पूरा एग्जॉस्ट हो गया आईजीएसटी का इनपुट, एंड यहां भी 0 बैलेंस बचेगा। यहां तो मैं कुछ दे नहीं पाऊंगा इसको भाई, बिकॉज 0 है। उसके बाद एसजीएसटी की बारी आएगी तो एसजीएसटी 10,000 रुपये यहाँ ट्रांसफर कर देगा और बैलेंस बचेगा 10,000 रुपये का, और ये इसको देगा नहीं और यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो 30 में से 30 गया तो 0, 10 में से 10 गया तो 0 और 10 में से 10 ये गया तो 0। कैश में पेबल 0 बन गया। अभी जो मैंने पिछला एग्जाम्पल दिया था जहाँ पर इसको इक्वल बांट दिया था, वहाँ पर टैक्स पेबल बन रहा था मेरा। तो आपको चेक करना है कि आपको यूटिलाइजेशन जो करना है, टेबल 6 के अंदर ये यूटिलाइजेशन किया जाता है। मैं अगर आपको यहाँ पे देखिए पेमेंट ऑफ टैक्स, हम जीएसटी पोर्टल पे हैं, टेबल नंबर 6.1 है,
पेमेंट ऑफ टैक्स, यहाँ पे आप देखोगे जो मैंने आपको सारे एग्जांपल दिए वो यही थे। पेड थ्रू आईटीसी आपने कितना किया, इसी तरीके से यहाँ पे आपकी एडजस्टमेंट होती है और जो बैलेंस बचता है वो आपको एडिशनल कैश रिक्वायर्ड दिख रहा है, यहाँ पे कैश में उसकी पेमेंट करनी होती है। सो इस तरीके से आपको यूटिलाइजेशन करना होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट कार्ड। जब आप वो यूटिलाइज कर देते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेट ऑफ का, मेक पेमेंट या पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, तो वो आपके पास स्क्रीन आएगी कि आप सेट ऑफ करना चाहते हैं एंड उसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड करेंगे, तो यानी वो आपका यूटिलाइजेशन एंड सेट ऑफ जो होता है वो टेबल नंबर 6.1 के अंदर होता है। जल्दी से रिकैप कर देता हूँ क्या क्या चीजें हमने आज के सेशन में डिस्कस करी। सबसे पहले आईटीसी अवेलेबल क्या होता है, जो कि आपकी जीएसटी की जीएसटीआर 2A और 2B के अंदर आता है। आपका अवेलेबल आईटीसी में से आप कौन सा आईटीसी क्लेम करते हैं, जीएसटीआर 3B की टेबल 4 के अंदर आप अवेलेबल आईटीसी में से रिवर्स करते हैं आईटीसी, और जो उसके बाद बैलेंस बचता है वो आपका एलिजिबल आईटीसी होता है जो आप क्लेम करते हैं टेबल 4 के अंदर जीएसटीआर 3B की। उसके बाद जब आप प्रोसीड करते हैं टेबल 6.1 ऑफ जीएसटीआर 3B के अंदर आप क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं एंड सेट ऑफ करते हैं। तो यूटिलाइजेशन एंड सेट ऑफ टेबल 6.1 ऑफ जीएसटीआर 3B के अंदर किया जाता है। सेट ऑफ के रूल्स होते हैं, आपको प्रायोरिटी ध्यान रखनी होती है। प्रायोरिटी के अंदर आपको यह देखना है इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आप यूटिलाइज करेंगे, सबसे पहले आपको एग्जॉस्ट करवाना है आईजीएसटी का बैलेंस, फिर एडजस्ट करवाना है सीजीएसटी का, उसके बाद में जो आपका एसजीएसटी का इनपुट है वो आप एडजस्ट करवाएंगे। और क्रॉस सेट ऑफ किस तरीके से होता है, आईजीएसटी का इनपुट आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी तीनों से एडजस्ट हो जाता है। सीजीएसटी का इनपुट सीजीएसटी से और आईजीएसटी से होगा, एसजीएसटी का इनपुट एसजीएसटी और आईजीएसटी से ही एडजस्ट होता है। आशा करता हूं गाइस आपको पूरा सेशन समझ में आया होगा। मी विवेक साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। और अगर आप इसी तरीके से डिटेल में और प्रैक्टिकल मैनर में जीएसटी, आईटीआर, टीडीएस सीखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं फिनटेक्स प्रो के प्रैक्टिकल कोर्सेज को, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।